नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं साइकोलॉजी विषय से संबंधित जो टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू की गई है उसमें 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मैं आपके लिए 7वां वीडियो लेकर आया हूं। देखिए यहाँ से और किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उनकी ओर चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। यह अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। यह अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है पंजाब टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दे रहा है क्या मनोविश्लेषण विधि है, क्या वो क्या विकासीय विधि है, क्या सांख्यिकी विधि है, क्या संगठनात्मक विधि है क्या। अब देखिए बच्चों के वृद्धि और विकास से संबंधित जो विधि है वो विकासीय विधि है। अब विकासीय विधि है तो विकासीय विधि को अन्य नाम भी अपन को पढ़ने को मिलेंगे। जैसे विकासीय विधि के अलावा अपन को इस विधि को जननांकीय विधि भी कह दिया जाता है। जननांकीय विधि, जननांकीय विधि या जननांकीय विधि ना मिले आपको वंशानुक्रमणीय विधि भी लिखा मिल सकता है। वंशानुक्रमणीय विधि, वंशानुक्रमणीय विधि या फिर इसको नया एक और नाम जो आपको पंजाब टेट में पूछा गया है, देहाती इलाकों में ये शब्द लिखा मिला था, उत्पत्ति मूलक, उत्पत्ति मूलक। तो उत्पत्ति मूलक शब्द इसके लिए पढ़ा मिला था। या फिर इसको लिए एक नया शब्द और है जेनेटिक शब्द भी इसके लिए उपयोग कर लिया जाता है। जेनेटिक विधि, जेनेटिक विधि या आनुवांशिकी विधि, आनुवांशिकी विधि। और ये आनुवांशिकी विधि है और यह वंशानुक्रमणीय विधि है। कोई सा भी नाम आपको लिखा मिल जाए तो वह वृद्धि और विकास से संबंधित ही विधि है। और इसके जनक की बात करें तो इसका जनक आएगा जो वंशानुगति जो सिद्धांत दिया था, आनुवांशिकी के सिद्धांत दिया था, जॉन ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल। ये वंशानुक्रमणीय विधि या जेनेटिक विधि या उत्पत्ति मूलक विधि या आनुवांशिकी विधि के जनक है। कौन है? जनक। और इसके सह समर्थक की बात करें तो इसका सह समर्थक था समर्थक। तो समर्थक की बात करें तो लैमार्क इसके समर्थक थे। अब देखिए इस विधि में बच्चों के विकास के संबंध में इसका अध्ययन किया जाता है। अब इसी विधि से संबंधित एक और विधि आपको पढ़ने को मिलेगी। अब आपको वो पढ़ने को मिलेगी, वो विधि का नाम में मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों विधियों में। देखिए एक तो है विकासात्मक विधि, विकासात्मक विधि, और एक आपको पढ़ने को मिलेगा विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। अब देखो इन दोनों के जनक अलग अलग है। अब देखो विकासात्मक विधि के बारे में तो अपन पढ़ रहे हैं, तो इसका जनक तो कौन हो गया? ग्रेगर मेंडल, यानी मेंडल महोदय इसका जनक हो गया। और विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें, अब देखो दोनों में एक में तो विधि शब्द काम में ले रहा है और एक में मनोविज्ञान शब्द काम में ले रहा है। तो ये कंफ्यूजन रहता है कि विकासात्मक विधि के तो जनक कौन है और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है जो संज्ञानात्मक विकासवादी जो विचारधारा के जनक थे जीन पियाजे। तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा याद करने का एक छोटा सा तरीका है। अब देखो यहाँ पे नए शब्द भी आ रहा है, नए शब्द देखो बार बार आ रहा है। तो मनोविज्ञान में देखो नए शब्द भी आ रहा है। तो जीन शब्द
इसमें नए आ रहा है, विज्ञान में भी नए आ रहा है, तो मनोविज्ञान में नए शब्द से नए शब्द पकड़ लेना, तो जीन प्याजे शब्द पकड़ में आ जाएगा। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है? जीन प्याजे है। विकासात्मक विधि के जनक कौन है? मेंडल है। और इसके जो अन्य नाम है वो जन्नांकीय विधि, वंशानुक्रमीय विधि, उत्पत्ति मूलक। और उत्पत्ति मूलक जो शब्द, जो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जो पंजाब टेट में पूछा है, पंजाब टेट में, तो पंजाब टेट भर्ती परीक्षा में भी इस शब्द को काम में ले लिया था और अच्छे कंफ्यूजन हो गए थे। उत्पत्ति मूलक का मतलब क्या है? उत्पत्ति मूलक का मतलब है जिसकी उत्पत्ति मूल रूप से हुई है, यानी कि जिस स्थान से हुई है, यानी कि उसकी उत्पत्ति जीन के द्वारा हुई है या वंशानुगति के द्वारा हुई है, तो उत्पत्ति मूलक शब्द के लिए उसने काम में ले लिया है वंशानुक्रमीय विधि के लिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन भी पंजाब टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए ऑप्शन अपन को दे रहे हैं कि क्या वंशानुक्रम माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ऑप्शन दे रहा है कि जीन या पर्यावरण या आनुवांशिकता या होमियोस्टेसिस। तो ये एक ऑप्शन में दे रहा है कि तो वंशानुक्रम से जो स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अपने लक्षण स्थानांतरित होते हैं वो आनुवांशिकता के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। जीन है जो गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई है, यानी जीन है जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन का आंसर है आनुवांशिकता। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिकी विधि का उपयोग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा है पीआरटी भर्ती डीएसएसपी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि क्या अपन आनुवांशिक का अध्ययन क्षैतिज रूप से कर सकते हैं, क्या लंबवत रूप से कर सकते हैं, या ए व बी दोनों ऑप्शनों से कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए मानव विकास का अध्ययन, अब देखो मानव का जो विकास होता है एक तो लंबवत होता है और एक वर्तुलाकार होता है। तो लंबवत और वर्तुलाकार यानी कि दोनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे। वर्तुलाकार और लंबवत यानी दोनों क्षैतिज रूप और लंबवत रूप दोनों इसमें शामिल है। तो मानव का विकास दोनों रूप से हो सकता है। तो ये क्वेश्चन थे अपने, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को पूछा हुआ है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन चौथा है, विद्यालय में समूह मन यानी ग्रुप माइंड के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोगी साधन कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा है थर्ड ग्रेड 2007 में। ऑप्शन दे रहा है कि वाद विवाद, दल शिक्षण, प्रोजेक्ट कार्य या ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब बताइए इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा? देखो समूह यानी कि समूह मतलब ग्रुप में डिस्कशन करना, यानी ग्रुप के अनुसार ग्रुप बना के अब बालकों को ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें बालक अपने मन की बातों को वहां पे वाद विवाद के रूप में अपने मन की बातों को तर्क वितर्क के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें आंसर आएगा वाद विवाद। वाद विवाद विधि में क्या होता है कि बालकों का एक समूह बना दिया जाता है और समूह बनाकर उनसे कहा जाता है कि आप इसी विषय पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। दूसरा व्यक्ति उसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है और उसमें जो भी तर्क वितर्क उनके मध्य होता है वो वाद विवाद के माध्यम से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। उनके मस्तिष्क में नए नए शब्दों का भंडार होता है, नई नई चीजें उनको सीखने को मिलती है। तो वाद विवाद विधि द्वारा ही तो ये समूह के विकास के लिए उपयोगी विधि है। अब दल शिक्षण के बारे में देखो पिछली वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसमें क्या था, मैंने आसवर्ण बता दिया था इसका जनक। इसका जनक आसवर्ण न होकर कौन है? हैरी ए स्ट्रीक। हैरी ए स्ट्रीट, हैरी ए ओवर स्ट्रीट है, सॉरी, हैरी ए ओवर स्ट्रीट। तो ये दल शिक्षण विधि के लिए
जो जनक की बात करें तो दल शिक्षण विधि का जो जनक है हैरी ए ओवर स्ट्रीट इसके जनक है। तो इसके जनक है हैरी ए स्ट्रीट दल शिक्षण। अब दल शिक्षण में क्या होता है कि शिक्षक होते हैं जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, किसी एक टॉपिक पर अपनी चर्चा करते हैं जिसमें शिक्षक ही सक्रिय रहता है, जो छात्र होता है वो केवल निष्क्रियकर्ता के रूप में भाग लेता है। अब देखो दल शिक्षण विधि को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, इसे एक पैनल चर्चा विधि भी कह दिया जाता है। पैनल चर्चा विधि भी इस विधि को कह दिया जाता है दल शिक्षण को, या फिर इसे कह दिया जाता है टीम टीचिंग, या फिर इसे एक और अन्य नाम आपको पढ़ने को मिलेगा, वो अन्य नाम है आपको दल टोली शिक्षण या फिर दल शिक्षण। तो दल शिक्षण के बारे में तो अपन पढ़ ही रहे हैं, टोली शिक्षण, दल शिक्षण, टीम टीचिंग, तो कोई सा भी नाम लिखा मिल जाए दल शिक्षण के बारे में तो हैरी ओवर स्ट्रीट आंसर आएगा। देखिए दल शिक्षण में होता है क्या है कि शिक्षकों का एक समूह बना दिया जाता है और अपने विषय विशेषज्ञ के अनुसार अपनी जो किसी भी समस्या पर बालकों के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके द्वारा बालकों के मस्तिष्क का विकास होता है कि अलग अलग विषय विशेषज्ञों के द्वारा एक ही समस्या पर उनके विचार सुनने को मिलते हैं और अपने उनके विचारों को वो अपनी जगह एकत्रित करते हैं, जो बच्चों द्वारा उनको ग्रहण किया जाता है। तो इसमें जो सक्रिय जो कर्ता के रूप में कार्य करता है वो शिक्षक सक्रियकर्ता के रूप में कार्य करता है, शिक्षक सक्रियकर्ता के रूप में कार्य करता है, सक्रिय एक्टिव रहता है, और जो बालक होता है वो निष्क्रियकर्ता के रूप में केवल उनकी बातों को सुनता है। अब देखिए प्रोजेक्ट विधि के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। तो प्रोजेक्ट विधि है जो किलपैट्रिक ने दी थी, जो जॉन डीवी के करकेसी के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि में जो मस्तिष्क की जो समस्याएं हैं, उद्वेलन है, मस्तिष्क में विफलन उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा बच्चे अपने समूह बनाकर, इसमें भी एक बच्चे अपने समूह बनाकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, लेकिन उसमें मस्तिष्क की क्रियाओं का सर्वाधिक योगदान होता है। तो इसलिए तो इसका जो जनक की बात करें तो इसका जनक है आसबर्न। तो इसके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। विद्यालय में समूह वन के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोगी विधि कौन सी है? वाद विवाद विधि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण निर्माण करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। तो यह उदाहरण किसको व्यक्त करता है? ये क्वेश्चन पूछे है 3rd ग्रेड भर्ती 2013 में। ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, क्या वो परिस्थितियों का परीक्षण कर रहा है, क्या एक शिक्षक है जो विद्यालय में मूल्यांकन का परीक्षण कर रहा है, क्या उपलब्धि परीक्षण कर रहा है, या निदानात्मक परीक्षण कर रहा है। तो अब देखिए ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए कृत्रिम वातावरण निर्माण किया जाता है, यानी कि उसके सामने क्या किया जाता है कि ऐसा वातावरण निर्धारित किया जाता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही है कि वो पैसा चुरा सके। तो यह उदाहरण प्रस्तुत करता है परिस्थितियों का परीक्षण। तो परिस्थितियों के परीक्षण के द्वारा अध्यापक यह जानना चाहता है कि वह ईमानदार है या नहीं। तो परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है उसके सामने। मूल्यांकन में तो किसी वस्तु का अपना पेपर ले लिया जाता है, पेपर लेके उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें तो मूल्यांकन में ये काम होता है। उपलब्धि परीक्षण में बालक की उपलब्धियों का परीक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में किसी भी समस्या से संबंधित जो भी त्रुटियों का पता लगाया जाता है, त्रुटियों का पता या जांच, त्रुटियों का पता इसमें लगाया जाता है या जांच इसमें की जाती है। तो किसमें की जाती है? निदानात्मक विधि में। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इसे बोला जाता है, निदानात्मक परीक्षण और डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें त्रुटियों का पता लगाया जाता है या जांच की जाती है। एक होता है उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण में केवल उपचार किया जाता है, जिसे क्लिनिकल मेथड बोलते हैं, उपचार किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण में त्रुटियों का पता ही लगाया जाता है। तो इस ऑप्शन का जो परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है उसके द्वारा वातावरण में उसके पैसे चुराया जा सकता है। तो ऐसे उदाहरण परिस्थितियां उत्पन्न करके ही उत्पन्न की जाती है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 6
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। आप देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए कि बालक स्वयं करके सीखे। इस तरह की अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। तो इसका आंसर है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा है बिहार टेट 2011 में। अब देखिए, यह एक कथन है, यह एक प्रकार का कथन ही है। जो कथन है जो किसके द्वारा दिया गया था, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कथन क्या क्या है कि एक कुशल अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले उसे अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। तो यह कथन कहने वाला कौन था? मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी। तो मारिया मोंटेसरी ने यह कथन कह दिया था कि एक कुशल अध्यापक को शिक्षण कार्य कराने से पहले अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आया है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। किसने कहा है? मारिया मोंटेसरी ने ये कथन कहा है। और देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है। तो क्वेश्चन दे रखा है, अपने ऑप्शन दे रखे हैं। समस्या के प्रति जागरूकता, प्राकलन का परीक्षण करना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना या प्राकलन का निर्माण करना। अब यह क्वेश्चन पूछा है सीटेट 2012 में, यह क्वेश्चन पूछा है। तो समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण, जब तक अपन समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे या उसके प्रति रुचि नहीं जागृत करेंगे या फिर उसके प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक अपनी समस्या को निर्धारण ही नहीं कर सकेंगे। तो इसका आंसर आएगा समस्या के प्रति जागरूक होना या समस्या के प्रति सजग होना। तो नया शब्द भी लिखा मिल सकता है, सजग। तो इसी के संदर्भ में एक कथन है अपना बहुत प्रचलन में है, बीडी भाटिया का कथन है। वो कथन क्या है उसको भी लिखा देते हैं यहाँ पे नोट डाल के। बीडी भाटिया, बीडी भाटिया ने क्या कहा था? बीडी भाटिया ने कहा था कि किसी भी कार्य को, यानी कि एक कुशल अध्यापक को शिक्षण कार्य कराने से पूर्व मतलब कि अधिगम परिस्थिति, सॉरी ये मैं उसका बोल रहा हूं। तो इसमें कहा था किसी कार्य को करने के लिए शिक्षण कार्य करने के लिए जो तत्पर या तैयार हो जाना शिक्षण का आधा युद्ध जीत लेने के बराबर है। बीडी भाटिया ने कहा था किसी भी शिक्षण कार्य कराने से पूर्व शिक्षण कार्य कराने से पूर्व तत्पर या तैयार हो जाना शिक्षण का आधा युद्ध जीत लेने के बराबर है। शिक्षण का आधा युद्ध जीत लेने के बराबर है। यानी कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व तत्पर या तैयार हो जाना शिक्षण का आधा युद्ध जीत लेने के बराबर है। यदि बालक तैयार हो जाता है, मानसिक रूप से तैयार या तत्पर हो जाता है, तो वो शिक्षण का आधा काम तो वहीं पे खत्म हो गया कि आगे बालक खुद ब खुद अपने आप सीखता चला जाता है। तो शिक्षण कार्य कराने से पूर्व बालक को तत्पर या तैयार कर देना ही शिक्षण का आधा युद्ध जीत लेने के बराबर है। ये कथन कहने वाला कौन था? बीडी भाटिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो कौन सी विशेषता है जो समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ये क्वेश्चन पूछा है सीटेट 2012 में। ऑप्शन दे रखे हैं, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, सही उत्तर प्राप्त करने का एक उपागम है, क्या समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित है, क्या समस्या मौलिक होती है? तो देखिए क्वेश्चन पूछा है सीटेट 2012 में, तो समस्या समाधान का जो उपागम है उसकी विशेष चिन्ह क्या है? तो देखिए इसका आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका आंसर, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से निहित होता है, अंतर्निहित रूप से दिया होता है। यानी एक समस्या होती है, समस्या में जो भी समस्या है उसके बारे में अपन सोच सकते हैं, जो भी विचार कर सकते हैं, उसमें पहले से ही वो चीज अपने दिमाग में होती है, यानी अंतर्निहित रूप से आंतरिक रूप से उसमें समाहित होती है। तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से समाहित होता है, तो यह आंसर इसका है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? क्या बाधित नहीं करता है समस्या समाधान को? नहीं है का क्वेश्चन पूछा, यानी एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सही है। फर्स्ट ग्रेड 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, सीटेट 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो अंतर्दृष्टि क्या समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है? क्या मानसिक प्रारूपता समस्या समाधान को निर्धारित नहीं करती है? क्या मोर्चाबंदी समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है? क्या निर्धारण समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो अंतर्दृष्टि, यानी अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, मानसिक प्रारूप के रूप में भी हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, और किसी बात का निर्धारण करके भी हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और इसका आंसर है मोर्चाबंदी। यानी मोर्चाबंदी से क्या मतलब है? मोर्चाबंदी से तो हम किसी समस्या का क्या मतलब है? मोर्चाबंदी से हम किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, मोर्चाबंदी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या अनुमान और नियंत्रण, व्याख्या अनुमान और नियंत्रण प्राकलन खालिस्तान के लक्ष्य है। तो ये ऑप्शन दे रहा है कि व्याख्या भी करना है, अनुमान भी लगाना है, नियंत्रण भी करना है। तो ये सीटेट 2014 में क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन दे रहा है कि पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, या वैज्ञानिक पद्धति या निगमनात्मक तर्कणा। अब देखिए पहले भी इस वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि नियंत्रित स्थितियों में किया गया निरीक्षण या प्रयोग ही नियंत्रित दिशाओं में किया गया प्रयोग या नियंत्रित दशाओं में किया गया निरीक्षण ही प्रयोग कहलाता है। तो ये प्रयोगात्मक विधि या मनोवैज्ञानिक विधि में यही संभव है, यानी कि व्याख्या भी होती है मनोवैज्ञानिक विधि में, अनुमान भी लगाने पड़ते हैं और उनकी स्थितियों का नियंत्रण भी करना पड़ता है, वो वैज्ञानिक पद्धति में ही संभव है। तो ये आज के ये क्वेश्चन थे, अपने 10 क्वेश्चन थे आज के वीडियो के। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।